कल मैंने AS10 में कुछ क्वेश्चन दिए थे। AS10 में बस बातें नहीं भाई, AS10 में कल हमने एक कॉन्सेप्ट किया था वैल्यूएशन और मेजरमेंट ऑफ पीपी। इनिशियली जब भी आप कोई पीपी एक्वायर करते हो तो उसे किस पे रिकॉर्ड किया जाता है? कॉस्ट पे। अभी तक इस एएस में हमने दो मेन मुद्दे डिस्कस किए। पहला, पीपी का मीनिंग और रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। पीपी को बुक्स में दिखाया जाता है व्हेन देयर इज अ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। छोटे मोटे पॉइंट पढ़े थे, लाइक स्पेयर पार्ट स्टैंड बाय इक्विपमेंट का क्या किया जाता है, कोई पार्ट रिप्लेस होता है तो फिर कैसे अकाउंटिंग होती है। और कल का मेन मुद्दा था वैल्यूएशन करना, मेजरमेंट करना। इनिशियली जब भी आपके पास कोई पीपी आएगा तो उसे किस पे रिकॉर्ड किया जाता है? कॉस्ट पे। और पीपी को एक्वायर करने के चार तरीके हो सकते हैं। वन, इट इज परचेज्ड। नंबर टू, इट इज कंस्ट्रक्टेड। नंबर थ्री, एक्सचेंज हुआ है। और नंबर फोर्थ, गवर्नमेंट ग्रांट के अगेंस्ट में मिला है। कल हमने परचेज का केस डिस्कस कर लिया था और साथ में सेल्फ कंस्ट्रक्ट अगर किया तो क्या इंक्लूड होगा क्या नहीं होगा वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। ये दो मुद्दे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, परचेज का केस और सेकंड वन इज सेल्फ कंस्ट्रक्शन। इसके रिलेवेंट एग्जांपल भी हमने किए थे और साथ में बुक के भी क्वेश्चंस कुछ मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। यहां तक का काम कर लिया सभी ने? देखो इसमें जितने भी एग्जांपल्स हैं वो जरूर पढ़ लेना। बुक के क्वेश्चंस अब जितने भी ये हम करने वाले हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दिखेंगे 15-20 होंगे, मैक्सिमम 12-14-15, ज्यादा नहीं होंगे। नंबर ऑफ टॉपिक कई होते हैं, क्वेश्चन दो दो तीन तीन ही होंगे। तो इसलिए एग्जांपल मैंने इसलिए आपको यहाँ पे दिए ताकि आप आराम से प्रैक्टिस कर सको और आपको रेलेवेंट टॉपिक ऐसे रटना ना पड़े, आपको पता चल जाए कैलकुलेशन बेस्ड कैसे होगा। तो इसमें हमने शायद 7-8 एग्जांपल भी कर ही लिए होंगे। एक सेकंड, कहां तक कर लिए थे हमने? 9 एग्जांपल तक। एक अच्छा 9वां एग्जांपल भी मैंने होमवर्क में दिया था, ये कर लिया सभी ने? 9 भी आया, किस किसने नहीं किया? एक बार मैं रीड कर देता हूं आंसर क्या होगा, क्योंकि इसके नीचे आंसर लिखा नहीं हुआ है। एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसको, फिर आगे तुम्हारे जो क्वेश्चन में डाउट हो वो बता देना। क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी एग्जांपल नंबर 9। देखिए जरा क्या है, बस बातें नहीं भाई, लास्ट में बातें नहीं। PQR Limited commenced construction of a manufacturing plant for its own use on 8 July and the plant was ready for use on 30 June। एक साल लगा है सर, प्लांट बना रहे थे खुद के लिए, एक साल में बनके तैयार हुआ। कंस्ट्रक्शन के समय क्या क्या खर्चा हुआ? 85 लाख मटेरियल पे लगे, क्या ये कॉस्ट का पार्ट बनेगा? यस। देन 48 लाख रुपए लेबर पे लगे, क्या ये भी कॉस्ट में एडअप होगा? यस। उसके अलावा साइट इंजीनियर की सैलरी, सुपरविजन के खर्चे 7.5 लाख रुपए आए, क्या ये भी इंक्लूड होंगे? यस। कंसल्टेंसी फीस भी इंक्लूड होती है? यस। क्या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इनकर हुए हैं जो, क्या वो इंक्लूड होंगे? नहीं, अनलेस स्पेसिफिकली प्लांट के लिए वो कभी इंक्लूड नहीं होते। कंपनी ने 180 ओपनिंग पे और इनॉग्रल फंक्शन पे खर्च किए, क्या ये भी इंक्लूड होगा? नहीं। इसका मतलब ना तो ये 9 लाख इंक्लूड होगा ना ये 180 इंक्लूड होगा। आगे क्या कहा? As a part of environmental clearance condition, PQR is required to dismantle the plant and restore the site after 8 years। कितने साल बाद इसे आपको खत्म करना पड़ेगा और ठीक करना पड़ेगा साइट को? 8 साल बाद। The estimated dismantling and restoration cost at that time is 12 lakh। उस टाइम पे कितना खर्चा हमारा लग सकता है उसका हमने एस्टिमेट लगाया तो पता लगा 12 लाख रुपए तक का खर्चा लग सकता है। इसका क्या ट्रीटमेंट करना है? वैसे कल बताया था जो आपका डिसमेंटलिंग का खर्चा होता है और रिस्टोरेशन का खर्चा होता है वो लगता ही इसलिए बिकॉज आज आपने इसे बनाया है। तो AS10 कहता है दिस शैल आल्सो बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट, इसे भी कॉस्ट में इंक्लूड करना है। बट द पॉइंट इज सर ये खर्चा आज नहीं लगना, कितने टाइम बाद लगना है? 8 साल बाद। तो इसे 8 साल बाद 12 लाख लगना है तो आज 12 लाख इंक्लूड मत करो, क्या करें फिर? प्रेजेंट वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालनी है वो कल हमने समझी थी। आपका 12 लाख रुपए का अमाउंट है और डिस्काउंटिंग रेट 9% है, तो बेसिकली 12 लाख को 1.09 से डिवाइड किया जाएगा, कितने बार? 8 बार, और प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी। क्या यही किया है सभी ने? इसके अलावा इन्होंने कहा है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड प्लांट के प्रीमाइसेस को रेंट आउट किया गया था स्टोरेज ऑफ गुड्स के लिए, जिससे हमें इनकम मिली है 320। इसका क्या किया जाएगा? क्या ये कॉस्ट में से माइनस होगी? यस और नो?
नहीं होगी, बिकॉज ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं है, ये अदर इनकम है, इसे आप पीएनएल में चार्ज इनकम के तौर पर दिखा दोगे। बस हो गए सारे पॉइंट्स, और यही था आपको, और कॉस्ट निकालनी थी। और पहली काउंटिंग एंट्री क्या होती है इस केस में? क्वेश्चन कई बार जनरल एंट्री मांग लेता है कि आपने प्लांट की वैल्यू तो निकाल दी, उसकी पहली एंट्री और पास करो। बताना जरा क्या एंट्री बनेगी? प्लांट अकाउंट डेबिट, जो भी आपका टोटल आएगा, टू बैंक। क्या सारा बैंक से आएगा? नहीं, जो प्रोविजन बनेगा किसका? डिसमेंटलिंग और जो आपने रिस्टोरेशन का बनाया है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू प्रोविजन के तौर पर दिखाई जाएगी, बाकी बैंक से आएगा। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है ना सभी को? तो ये आपको कल मैंने बताया भी था, एंट्री ऐसे पास होती है। क्वेश्चन कई बार पहली एंट्री मांगता है सिर्फ, तो आपको ऐसे करना है। तो एग्जांपल नंबर 9 सभी का सही निकला है। चलो आंसर देख लो अब कितना बन रहा है इसके, एक बार बताना कितना बना। 1,52,52,240। किसी किसी का लास्ट वाला फिगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने राउंडिंग ऑफ कैसे की है। ठीक है, आपने जब डिस्काउंटिंग की है, वैसे हम जब डिस्काउंटिंग करते हैं तो डिस्काउंटिंग फैक्टर को 4 डेसिमल तक लेके करते हैं। क्वेश्चन खुद बताता है कि ये डिस्काउंटिंग फैक्टर है। आप कैलकुलेटर पे कर रहे हो, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है राउंडिंग ऑफ का, बट अप्रोक्सीमेटली यही आंसर आ रहा होगा। यही आ रहा है सभी को? चलो इसके बाद अब मैं एक बार क्वेश्चंस में बता दूं, फिर एक्सचेंज वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कल कईयों ने नहीं कर रखे थे, क्या अब कर लिया सभी ने? सभी का हो गया? पार्ट रिप्लेसमेंट का पॉइंट है, आपने पुराना पुर्जा हटा दिया, नया पुर्जा डाला है, तो पुराने की वैल्यू को हटाना पड़ेगा। और हटाने के केस में दो मुद्दे बन सकते हैं, या तो नई जब वैल्यू आप खरीद के लाए वैल्यू पता थी तो उसे डेप्रिशिएट करते करते आराम से हटा सकते हो, बट सेकंड केस सर पता ही नहीं था उस टाइम कितने का है, तो आज की वैल्यू को लेके इन्फ्लेशन को हटा के बैक डेट की वैल्यू निकाल लेते हैं। एग्जांपल अगर आपने ये दोनों क्वेश्चंस कर लिए तो मेरी बात जो मैं कह रहा हूं वो समझ में आ रही होगी। किसी को डाउट इन दो क्वेश्चन में? इसके बाद वैल्यूएशन का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये होमवर्क में थे, क्या ये कर लिए सभी ने? फोर्थ बता दूं? ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो भी एक बार। क्वेश्चन नंबर 4, मोहन लिमिटेड हैज एन एग्जिस्टिंग फ्री होल्ड फैक्ट्री प्रॉपर्टी। ये फ्री होल्ड वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है ना? फ्री होल्ड मतलब जमीन भी हमारी, ऊपर की फैक्ट्री भी हमारी। क्या मजा नहीं आ रहा? किसे नहीं आ रहा? यतीश मजा नहीं आ रहा? Mohan Limited had an existing freehold factory property which it intends to knock down and redevelop. ये तोड़ के पूरी वापस बनाना चाहते हैं। ड्यूरिंग द रीडेवलपमेंट पीरियड भी वापस जब हम बनाएंगे, कंपनी को अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी दूसरी जगह पे मूव करनी पड़ेगी। रिलोकेशन कल भी बताया था मैंने एक पॉइंट ऐसा। तो इन्होंने कहा क्या क्या खर्चा लगेगा। देखो सर, रिलोकेट करेंगे तो 5 लाख रुपए मशीन के सेटअप के लगेंगे। क्या ये खर्चा कैपिटलाइज होना चाहिए? रीलोकेशन की जो भी कॉस्ट होती है वो कभी भी कैपिटलाइज नहीं होती, क्योंकि एसेट ऑलरेडी इंटेंडेड पोजीशन में थी, बस टेम्परेरी आपको शिफ्ट करना पड़ा है। तो इससे रिलेटेड सारे खर्चे हमेशा कहां जाते हैं? कहां जाते हैं? एसपीएल में। उसके बाद रेंट 15 लाख का। रीलोकेशन जिस पॉइंट पे करोगे, जब मान लो जहां पे आप फैक्ट्री चला रहे थे वहां पे आपने तोड़ना है उस फैक्ट्री को, तो टेम्परेरी कहीं और शिफ्ट हो गए, जहां पे शिफ्ट हुए वो किराए पे लिए जगह, तो उसका किराए का क्या होगा? क्या ये इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में इंक्लूड करोगे? अगेन ये खर्चा शिफ्टिंग का है ना कि कंस्ट्रक्शन का। तो इस 15 लाख के रेंट का क्या करोगे? ये भी एसपीएल में। और इवन 3 लाख रुपए लगे सर मशीनरी को ओल्ड लोकेशन से वापस हमारी लोकेशन पे लाने के लिए या टेम्परेरी लोकेशन पे ले जाने के लिए, ये भी कहां जाएगा? देखो अल्टीमेटली सारे खर्चे किससे रिलेटेड है? अरे किससे रिलेटेड है? शिफ्टिंग से रिलेटेड है, शिफ्टिंग से। और शिफ्टिंग के खर्चे, रीलोकेशन के खर्चे कभी भी आपके कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होते, तो सबको कहां ट्रांसफर किया जाएगा? एसपीएल। यही क्वेश्चन था बस। These costs do not meet the requirement, hence capitalize नहीं होगा, सारा राइट ऑफ होगा। क्वेश्चन 4 भी दिया था क्या मैंने? अरे सॉरी 5 एक बार 5 भी देख लो साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, नियॉन एंटरप्राइज ऑपरेट्स अ मेजर चेन ऑफ रेस्टोरेंट लोकेटेड इन डिफरेंट सिटी। एक कंपनी है, उसने
अलग अलग रेस्टोरेंट खोल रखे हैं अपने अलग अलग सिटीज में। बेसिकली एक चेन चलाती है पूरा, बहुत सारे नंबर ऑफ रेस्टोरेंट है पूरे इंडिया में इनके पास। द कंपनी हैज एक्वायर्ड अ न्यू रेस्टोरेंट लोकेटेड एट चंडीगढ़। अब इन्होंने चंडीगढ़ में एक नया रेस्टोरेंट एक्वायर किया, और जो नया रेस्टोरेंट इन्होंने लिया है उसके ऊपर रेनोवेशन का खर्चा अब इन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि नया रेस्टोरेंट लिया है तो उसको पहले अपने जो, देखो क्या होता है आपने देखा होगा, कभी भी किसी एक पर्टिकुलर बड़ी ब्रांड को देखना, उनके जितने भी शोरूम होंगे या उनके जितने भी मान लो आउटलेट होंगे, उनकी सबकी डिजाइनिंग एक जैसी की जाती है। देखा है कभी, नोटिस किया है? क्यों किया जाता है ऐसा? ब्रांड आइडेंटिफिकेशन ही सिर्फ इसका रीजन नहीं है, इसका मेन रीजन ये भी है कि मान लो आप हिसार में रहते हो, उस ब्रांड का हिसार में भी आउटलेट है और उसी ब्रांड का दिल्ली में भी आउटलेट है। जब तुम दिल्ली वाले आउटलेट में जाओगे, अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसकी डिजाइनिंग सेम हिसार जैसी कर रखी है, तो आपको अलग फील नहीं होगा, आपको फैमिलियरिटी फील होगी, आपको पता होगा कौन से कॉर्नर में क्या चीज मिलेगी। तो बेसिकली इससे फायदा ये होता है, कस्टमर जब नई जगह पे भी तुम्हारे आउटलेट को विजिट करेगा तो उसे सारा पता होगा, उसे लगेगा ही नहीं कि वो दूसरी जगह पे आया हुआ है। और ये सेंस ऑफ फैमिलियरिटी डालना बहुत जरूरी होता है कस्टमर की जो एक्सपीरियंस होता है ओवरऑल परचेज का, उसे बेटर बनाने के लिए। तो इस वजह से डिजाइनिंग सेम रखी जाती है। मोस्टली इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है बैंक। आपने देखा हो बैंक के सारे अंदर से आउटलेट सबके मोरलेस सेम तरीके से डिजाइन किए जाते हैं। तो यहाँ भी क्वेश्चन यही कह रहे हैं कि सर जो हमने अब नया रेस्टोरेंट एक्वायर किया है, अब वो पुराना किसी और कंपनी का था, उन्होंने अपने हिसाब से बना रखा होगा सीटिंग अरेंजमेंट, हम हमारा जो स्टैंडर्ड है जो हम सारे पूरे इंडिया में फॉलो करते हैं उसी के हिसाब से हमें इसे रेनोवेट करना पड़ेगा। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कि रेनोवेशन में 3 महीने का समय लगेगा, जिसके दौरान रेस्टोरेंट को बंद रखा जाएगा। अब इन्होंने क्या बताया, मैनेजमेंट ने बजट बनाया कि क्या क्या खर्चा लगेगा। सबसे पहली बात, सैलरी ऑफ स्टाफ इंगेज इन प्रिपरेशन ऑफ रेस्टोरेंट बिफोर इट्स ओपनिंग, 7.5 लाख रुपए। जब हम ओपनिंग करेंगे रेस्टोरेंट की, उससे पहले उसको सजाना होगा या जो भी उसकी डेकोरेशन वगैरह करनी होगी, कह रहा उसके लिए हमें स्टाफ को 7.5 लाख रुपए का अमाउंट जो है वो पे करना पड़ेगा। दूसरा, कंस्ट्रक्शन पे भी खर्चा लगेगा सर। पूरे के पूरे रेस्टोरेंट को तोड़ के हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, रीमॉडल करेंगे, उसका खर्चा भी आएगा 30 लाख रुपए। आपको बताना है ये दो टाइप के खर्चों का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। देखो दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो कैपिटलाइज करेंगे या फिर एसपीएल में राइट ऑफ। अब आप बताओ कौन सा खर्चा कैपिटलाइज होना चाहिए और कौन सा राइट ऑफ होना चाहिए। जो खर्चा एसेट को बनाने के लिए होता है, क्या वो आपका कैपिटलाइज होता है? यस। और जो एसेट को चलाने के लिए होता है वो क्या होता है? पीएनएल में जाता है। अब आप बताओ दो खर्चे आपके सामने, कौन से खर्चे का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। सबसे पहले 30 लाख की बात करें, साफ दिख रहा है सर कंस्ट्रक्शन और रीमॉडलिंग के लिए है, इसका मतलब ये हमेशा क्या होगा, आपका अमाउंट कैपिटलाइज। तो इसमें तो कोई समस्या नहीं है, दिस विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट, कैपिटलाइज करेंगे और विद टाइम डेप्रिशिएट करेंगे। बट मेन मुद्दा है 7.5 लाख रुपए का, इसका क्या किया जाए। क्या ये खर्चा कॉस्ट में एडअप करके कैपिटलाइज होगा या पीएनएल में राइट ऑफ होगा? रीजन इनॉग्रेशन का है। वैसे खर्चे में साफ साफ क्या लिखा हुआ है, देखो ये खर्चा किस लिए किया गया है, प्रिपरेशन ऑफ रेस्टोरेंट बिफोर ओपनिंग। क्या ये रेस्टोरेंट को बनाने के लिए है या सिर्फ जस्ट ओपन होने से पहले कुछ तैयारियां वगैरह हो रही है? तैयारियां वगैरह है, ये कोई कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये जस्ट और जस्ट आप इनॉग्रेशन के जैसे खर्चे मान सकते हो। तो ये 7.5 लाख रुपए का क्या किया जाएगा, पीएनएल में राइट ऑफ, और 30 लाख रुपए कैपिटलाइज। बोलो क्वेश्चन समझ में आया? जल्दी से 2 मिनट दे रहा हूं, आंसर रीड कर लो पर इसका पूरा। कभी कभी आपको ये वर्ड देखने को मिल जाता है एक्सपेंस्ड। एक्सपेंस्ड का मतलब होता है कि राइट ऑफ कर दिया, कैपिटलाइज्ड का अपोजिट वर्ड होता है एक्सपेंस्ड। तो 7,50,000 शुड बी एक्सपेंस्ड। एक्सपेंस्ड का मतलब पीएनएल में राइट ऑफ हो गया। एक बार इसका आंसर रीड कर लो। क्लियर सभी ने रीड?
क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क है, आप खुद पढ़ लेना, इसको रीड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट कर चुके हो, कोई डाउट? और 7 का सेकंड यही है, मेजर रेस्टोरेंट चेन वाला ये आप होमवर्क में अगेन रीड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया। कौन से में? क्वेश्चन में वो गिवन है कि आपको डिस्काउंटिंग रेट, फिर ये आपको प्रेजेंट वैल्यू अज्यूम कर लेना है, इसमें लिख लेना चाहे। ये क्वेश्चन शायद इंस्टीट्यूट ने कहीं आरटीपी वगैरह में भी दिया था, तो इनका सॉल्यूशन में उन्होंने ये कहा है कि इसमें जो डिस्काउंटिंग रेट है वो मिसिंग थी, तो प्रेजेंट वैल्यू ही अज्यूम कर लिया गया है। ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू ही है। हाँ, ऑपरेटिंग लॉसेस, ऑपरेटिंग लॉसेस बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन। इन्होंने कहा है सर जब हम काम चालू कर रहे हैं तो शुरुआत में कुछ लॉसेस होंगे, क्या वो लॉसेस कभी भी कॉस्ट में कैपिटलाइज होते हैं? कभी नहीं होते, तो ये आपके पास जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। हो गया क्वेश्चन नंबर 8 भी। और कोई भी दिया था क्या होमवर्क में? चलो फिर क्वेश्चन नंबर 9 निकाल लो। इसके 9 तो वैसे कंस्ट्रक्शन का ही है, इसमें कोई प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है मेरे को। कंसल्टेंसी चार्जेस, ये अमाउंट लिख लेना, यहाँ 11,000 है, ये अमाउंट 11,000 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कंसल्टेंसी चार्जेस टू आर्किटेक्ट 11,000 रुपए। अभी तक क्या कर रहे थे तुम? ये क्वेश्चन भी होमवर्क में कर लेना, टॉपिक हमारा हो चुका है, बस ये करेक्शन कर लेना, कंसल्टेंसी चार्जेस में 11,000 रुपए है। क्वेश्चन नंबर 9 कंसल्टेंसी चार्जेस इसमें आएगा 11,000 रुपए। क्लियर सभी को? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। अभी तक जितना काम किया उसके सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, एग्जांपल्स भी हमने यहां तक के कर लिए। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारे पास एक्विजिशन के 4 तरीके हो सकते हैं विद रिगार्ड्स टू पीपीई। जब हम पीपीई की बात करते हैं तो 4 सेपरेट सेपरेट मोड से आप उन्हें एक्वायर कर सकते हो। वन इज परचेज, परचेज के केस में आप बनी बनाई लाते हो तो क्या इंक्लूड होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड वन इज कंस्ट्रक्ट, सर हमने बनाई है तो उस केस में क्या इंक्लूड होगा क्या नहीं होगा वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड नाउ द थर्ड केस इज एक्सचेंज, बार्टर केस हो, मान लो हमने कुछ पैसा देने के बजाय कोई एसेट ही दिए और बदले में हमें कोई एसेट मिल गई, तो ऐसे केसेस में इन केस ऑफ एक्सचेंज आप अकाउंटिंग कैसे करोगे, ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। अब इस एक्सचेंज के केस में अभी कुछ लिखना मत, बस सिर्फ सुनो। मान लो एक मिस्टर ए है और उसके पास कोई मशीन थी, वो मशीन लेट से 5 लाख रुपए की थी, फेयर मार्केट वैल्यू 5 लाख रुपए फेयर मार्केट वैल्यू की है। और दूसरी तरफ एक मिस्टर बी है, उसके पास भी एक मशीन है, वो मशीन है लेट से जिसकी एफएमवी है 4.5 लाख रुपए। अब हुआ क्या सर, ए के पास जो मशीन है वो ए के लिए यूजफुल नहीं है और बी के पास जो मशीन है वो बी के ऑपरेशंस के साथ मैचअप नहीं करती। तो दोनों ने क्या सोचा, हम एक काम कर लेते हैं, स्विचिंग कर लेते हैं। स्विचिंग करने का मतलब है ए अपनी मशीन बी को दे देगा, बी अपनी मशीन ए को दे देगा। अब ऐसे केसेस में अकाउंटिंग कैसे हो, ये हमारे इस कॉन्सेप्ट का मेन मुद्दा है। पहली बात, ऐसा ट्रांजैक्शन जब होगा, लेट से यही ट्रांजैक्शन हो रहा है, सोच के बताना अगर यही रियलिटी है ट्रांजैक्शन की तो ट्रांजैक्शन कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। ए जब अपनी मशीन दे रहा है तो वो कितने रुपए की है, 5 लाख, और बी जो अपनी मशीन दे रहा है वो कितने की है, 4.5 लाख। अगर आप आर्म लेंथ बेसिस पे इस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो जरा सोच के बताओ ट्रांजैक्शन कैसे होना चाहिए। अगर नॉर्मल सिनेरियोज में अगर ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, बिल्कुल फेयर डील होगी, तो बताओ कैसे ट्रांजैक्शन होगा। यही होना चाहिए, ए जो है वो अपने एसेट दे देगा 5 लाख की, बदले में बी क्या देगा, क्या सिर्फ 4.5 लाख की एसेट देगा, नहीं, साथ में उसे क्या और देना पड़ेगा, कैश। तो बेसिकली बी 4.5 लाख और 4.5 लाख की एसेट प्लस 50,000 कैश दे देगा, हो गए 5 लाख की वर्थ, और बदले में ए अपनी मशीन दे देगा। बट द क्वेश्चन अराइजेस, सर अकाउंटिंग कैसे की जाएगी।
ए अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा, बी अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेंगे, किस वैल्यू पे की जाए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है इस टॉपिक का। अब इस टॉपिक को ध्यान से समझना है। इसमें सबसे पहले एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है जिसे हमें समझना होता है। ये जितने भी एएस आप मॉडर्न वाले पढ़ोगे, ये जो हमारा एएस 10 है, मैंने आपको बताया था 2016-17 में इंटरनेशनल लेवल पर आईएफआरएस 16 है, उसको कॉपी करके बनाया गया है। और लेटेस्ट जितने भी आईएफआरएस देखने को आपको मिलेंगे, आईएएस या इंड एएस देख लो, वो सारे के सारे सब्सटेंस और फॉर्म की रियलिटी पे चलते हैं। आपको बहुत ज्यादा हद तक देखने को मिलेगा सब्सटेंस और फॉर्म। अब उसी में एक मुद्दा राइज हुआ। लेट्स से सर दो फ्रेंड्स हैं, एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। दोनों के पास कार है, दोनों के पास कार है, सेम मॉडल है सर, सेम ईयर में दोनों परचेज करके लाए थे। सेम मॉडल है, सेम ईयर में दोनों परचेज करके लाए थे। बस फर्क कितना है सर, ए जो लाया था वो एक व्हाइट कार लेके आया था और मिस्टर बी जो लेके आया था वो एक ब्लैक कार लेके आया था। सब कुछ सेम है, सारे फीचर सेम है, सेम मॉडल का है, सेम ईयर में परचेज करके लाए, सब कुछ सेम है। अब दोनों को 5-5 साल हो गए हैं सर ये कार इस्तेमाल करते हुए। दोनों 5-5 सालों से इस कार को इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों का यूज करने का अपना तरीका रहा होगा। किसी ने हो सकता है जरा संभाल के रखी हो सकता है दूसरे ने रफ यूज किया हो। तो दोनों को 5-5 साल हो गए हैं कार यूज करते। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन क्या हुआ, दोनों बस ऐसे ही बैठे थे। ए कहता है यार मैं तो इस सफेद कार को देख देख के परेशान हो गया, बोर हो गया बिल्कुल। बी कहता है मेरा भी सेम हाल है, मैं जो है इस काली कार को देख देख के परेशान हो गया। तो दोनों ने क्या फैसला किया, क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज, अदला बदली कर लेते हैं। एक काम कर भाई, तू ये व्हाइट कार रख ले और ये ब्लैक कार इसको दे दे। दोनों ने क्या कर लिया, आपस में एक्सचेंज कर लिया। मतलब ए ने ब्लैक कार ले ली, बी ने व्हाइट कार ले ली। दोनों ने एक्सचेंज तो किया है। दोनों ने जब अपनी अपनी कारों को देखा तो दोनों के बुक्स में हो सकता है डब्ल्यूडीबी भी अलग अलग हो, पॉसिबल है। आपको क्या सर ऐसे कैसे, सेम डेट में परचेज किया, सेम रेट पे परचेज किया, सेम, तो फिर दोनों के डब्ल्यूडीबी अलग कैसे हो सकती है। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हो सकता है एक ने एसएलएम लगाया और दूसरे ने डब्ल्यूडीबी मेथड। अच्छा सेकंड ये भी तो हो सकता है दोनों की यूजफुल लाइफ का एस्टिमेट भी तो अलग अलग हो सकता है। एक को लगता है भाई मैं तो बहुत संभाल के रखता हूँ, 15 साल चला लूंगा, दूसरा कहता है 15 साल गाड़ियां थोड़ी चलती है, 7 साल की लाइफ होती है। अपना अपना एस्टिमेट है, तो दोनों ने अपने हिसाब से डेप्रिशिएट किया होगा। मे बी दोनों के बुक्स में अलग अलग डब्ल्यूडीबी हो। बट जब दोनों ने फ्यूचर को एसेस किया, दोनों ने जब फ्यूचर को एसेस किया तो 3 चीजें उन्होंने मेनली देखी। कितनी चीजें देखी, 3 चीजें उन्होंने देखा। कैश फ्लो के रिलेशन में, कैश फ्लो के रिलेशन में इन्होंने देखा टाइमिंग, अमाउंट और रिस्क। 3 वर्ड उन्होंने देखे, 3 चीजें उन्होंने देखी। जब उन्होंने एक्सचेंज किया तो दोनों ने एसेस किया कि भाई जब हम फ्यूचर में कार यूज करेंगे तो हमारे कैश फ्लो के टाइमिंग पे, अमाउंट पे और रिस्क पे कोई फर्क नहीं आया। मतलब जितना बेनिफिट मिलना वाला था उतना ही बेनिफिट उसी तरीके से मिलेगा। हमने कारें तो बदल ली आपस में, लेकिन अल्टीमेटली जो फ्यूचर के बेनिफिट है, हम एसेट के रिलेशन में एक वर्ड पढ़ते हैं एफईबी। क्या था एफईबी, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। जब दोनों ने अदला बदली कर ली तो उन्होंने पता लगाया, एसेस किया कि भाई हमारे फ्यूचर के बेनिफिट्स पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। जो के तो है, जितने बेनिफिट मिस्टर ए को लगते थे कि मेरी व्हाइट कार से आएंगे, उतने के उतने बेनिफिट उसे ब्लैक कार से मिलने वाले। और सेम ऐसे ही बी ने जब एसेस किया तो उसने देखा यार जितना बेनिफिट मुझे ब्लैक कार से मिलने वाला था उतना ही व्हाइट कार से मिलेगा, उस पर कोई फर्क नहीं आया। ना हमारा अमाउंट बदला, ना उसमें कोई टाइमिंग का फर्क आया, ना रिस्क इन्वॉल्व बदला। अल्टीमेटली जितना पैसा हम पहले कमाने वाले थे उतना ही पैसा हम फ्यूचर में भी कमाने वाले हैं। तो एएस 10 क्या कहता है, एएस 10 कहता है जब तुमने अदला बदली कर ली लेकिन तुम्हारी फ्यूचर की कमाई पे, तुम्हारे फ्यूचर के कैश फ्लो पे उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, तो सही मायने में ये एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए था। सही मायने में कुछ भी नहीं बदला। अगर कुछ बदलता तो क्या तुम्हारे फ्यूचर के कैश फ्लोज में भी उसका इंपैक्ट दिखता? यस। तो एएस कहता है कुछ नहीं बदला ऐसे केसेस में। तो एएस कहता है देयर इज नो कमर्शियल सब्सटेंस इन दिस ट्रांजैक्शन। अगर आपके बदला करने से, एक्सचेंज करने से फ्यूचर के कैश फ्लो पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो एएस कहेगा भाई दिखाने का ट्रांजैक्शन है, फेक ट्रांजैक्शन है, कुछ नहीं हुआ इस ट्रांजैक्शन में। इस ट्रांजैक्शन का कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रंग बदलने के लिए ट्रांजैक्शन किया गया, इसके अलावा कोई इंपैक्ट नहीं आया।
ऐसा एएस ने क्यों कहा? पहले मुझे ये बताओ, क्या ये बात जो मैं बोल रहा हूं ये समझ में आई? अकाउंटिंग मैंने नहीं बताई है, अभी सिर्फ एक प्रिंसिपल बताया मैंने। एएस 10 क्या कहता है? एएस 10 कहता है अगर दो लोग आपस में एसेट की अदला बदली करते हैं तो पहला काम उन्हें ये असेस करना पड़ेगा क्या इससे हमारे फ्यूचर के हालात पे कोई फर्क पड़ेगा, क्या आने वाले कैश के अमाउंट पे, क्या आने वाले कैश के समय पे या उसके रिस्क में कोई फर्क आएगा। दोनों ने असेस किया, सर कोई बदलाव नहीं आया, जितना बेनिफिट पहले आने वाला था उतना ही बेनिफिट अभी भी आएगा, तो कहा जाएगा कि इस ट्रांजेक्शन में कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। एएस 10 कहेगा भाई दिखाने का ट्रांजेक्शन है, फेक ट्रांजेक्शन है, कुछ नहीं बदला, सिर्फ रंग बदला है। रिस्क वाला मैं एक बार करूंगा कन्वे भी, इन तीनों का मतलब क्या है मैं एक बार एग्जांपल से बताऊंगा, एक बार ओवरऑल बता रहा हूं आपको, तीनों वर्ड का थोड़ा थोड़ा मीनिंग इन डेप्थ में बता दूंगा मैं आपको, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझो कि अगर आपके फ्यूचर के बेनिफिट्स पे कोई चेंज नहीं आ रहा है तो एएस क्या कहता है, ट्रांजैक्शन में कोई सब्सटेंस नहीं है, सिर्फ दिखावा है, रियलिटी में एक्चुअल में इन सब्सटेंस कुछ नहीं बदला। ऐसा एएस ने क्यों कहा? एएस ने कहा अगर यही बात है कि कुछ नहीं बदला है तो आपको वैल्यूज को भी नहीं बदलना चाहिए। मतलब सर, मतलब ये कि अगर एक ही बुक्स में व्हाइट कार की डब्ल्यूडीवी लेट से 4 लाख रुपए थी, तो एएस कहता है नई कार चाहे वो मार्केट में 20 लाख की बिकती हो, जो आपने अभी ब्लैक ली है मिस्टर बी से, हो सकता है इसकी फेयर वैल्यू आज मार्केट में 15 लाख रुपए हो, लेकिन तुम्हारी जो कार थी वो कितने की थी? 4 लाख। और जो एक्चुअल में ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें और कोई सब्सटेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नाम बदला है, तो आपको आइडियली जो एंट्री पास करनी पड़ेगी वो कुछ इस टाइप से पास करनी पड़ेगी, कार ब्लैक अकाउंट डेबिट टू कार व्हाइट, पुरानी कार चली जाएगी और वैल्यू पता है कितनी होगी? 4 लाख। अब जरा सोच के बताओ मेरी बैलेंस शीट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? सिर्फ क्या बदल जाएगा? सिर्फ नाम बदल जाएगा। एएस 10 भी यही कहना चाहता है भाई सिर्फ नाम बदला है, ना तो तुम्हारे फ्यूचर के अमाउंट पे कोई इंपैक्ट आ रहा, ना रिस्क पे फर्क आ रहा, ना कोई टाइमिंग पे फर्क आ रहा, तो सिर्फ नाम ही बदला है एसेट का, और वही काम हम तुम्हें अलाउ करेंगे। तुम कोई वैल्यू चेंज नहीं कर सकते इस ट्रांजेक्शन से, ना तो तुम्हारी बैलेंस शीट पे कोई फर्क पड़ेगा ना पीएनएल पे, क्योंकि वास्तविकता है ये कि ट्रांजेक्शन में कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ नाम बदला जाएगा, पुरानी एसेट की डब्ल्यूडीवी पे ही नई एसेट को दिखा दिया जाएगा। कब? अगर एक्सचेंज में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। पता कैसे चलेगा सर कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं? सर इस ट्रांजैक्शन के करने के बाद जो फ्यूचर में पैसा आने वाला था वो उतना ही है, अगर हम ट्रांजैक्शन ना करते तो आता। इसका मतलब ट्रांजैक्शन करो ना करो कमाई सेम रहेगी, तो सिर्फ नाम का ट्रांजैक्शन है, सिर्फ लोग दिखावा है, कुछ नहीं है इसमें। उसको आपको ट्रांजैक्ट को रिकॉर्ड करते टाइम बस नाम को बदल देना है, दैट्स इट, और आपको कुछ नहीं करना। हाँ क्या कहते हैं? अगर रजिस्टर करवाने में चार्ज लग रहे हैं, मैंने आपको क्या कहा, एएस 10 ने क्या कहा है कि पुरानी की डब्ल्यूडीवी पे नई को रिकॉर्ड करना है। यस, तो फिर खर्चे कहां जाएंगे? खर्चे तो मैंने कहा ही नहीं ना कैपिटलाइज करने को, तो खर्चों को क्या करना पड़ेगा? पीएनएल में ही राइट ऑफ करना पड़ेगा। सोच के बताओ उस खर्चे को करने से क्या आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है? कोई अल्टीमेटली सिर्फ आप नाम बदलना चाहते थे। ये खर्चे जस्ट लाइक ऐसे कोई रिपेयरिंग का करवा लिया, कोई इंश्योरेंस करवा लिया, तो ये पीएनएल में जाएगा। अगर आप नई कार परचेज करते, उसके ऊपर रजिस्ट्री के खर्चे देते, क्या वो कैपिटलाइज होते? यस। लेकिन इस सिनेरियो में सिर्फ नाम बदल रहे हो आप और एक्चुअल में एसेट में कोई उसका बेनिफिट नहीं आ रहा है, तो वो ऊपर का खर्चा सारा का सारा पीएनएल में जाएगा, जो आप नाम रजिस्टर करवाने का या ट्रांसपोर्ट करने का या कुछ भी खर्चा कर दो। सारे पीएनएल में जाएंगे। अल्टीमेटली मुझे बताओ, अगर तुमने एक्सचेंज किया, तुम खुद लॉजिक सोचना जरा, तुम एक्सचेंज कर रहे हो और तुम खुद एडमिट कर रहे हो कि सर इससे हमारा फ्यूचर में कोई बेनिफिट का फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, तो उन खर्चों को कैपिटलाइज करने का कोई लॉजिक बनता है? सर उन खर्चों करने से क्या कोई फ्यूचर के बेनिफिट बढ़ जाएंगे? नहीं। कैपिटलाइज हम क्यों करते हैं? लॉजिक पता है क्या है कि भाई इन खर्चों की वजह से फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, इसलिए हम उसको कैपिटलाइज करना चाहते हैं। लेकिन आप खुद कह रहे हो कि ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, मतलब फ्यूचर के बेनिफिट सेम रहने वाले हैं, तो इसका मतलब ये खर्चे आपने ऐसे ही किए कि पीएनएल में जाएंगे, चाहे हैवी मशीन हो चाहे छोटी कार हो, कुछ भी हो। बेनिफिट कम हो जाएगा तो कमर्शियल सब्सटेंस है ट्रांजैक्शन में, सेम का सेम बना रहेगा तो ही हम कहेंगे कि सिर्फ नाम नाम बदला गया है। अगर बेनिफिट कम हो रहा है ना, तो पक्की बात है आपने कोई कैश भी लिया होगा। एक बात बताओ, महंगी एसेट देके सस्ती एसेट लोगे तभी बेनिफिट कम होंगे तुम्हारे? आपने जो दी है वो भी तो पुरानी होगी ना, आप कौन सी नई दे रहे हो? एक्सचेंज भी तो यही हो रहा है ना। और अगर मैंने शुरुआत भी कहां से की है, आपको लॉजिकली बताया था, अगर दोनों की एसेट की वैल्यूज में भी फर्क होगा तो क्या डिफरेंशियल अमाउंट का कैश नहीं आ जाएगा आपके पास? वो भी तो आएगा ना। बोलो क्या ये बात समझ में आई? थोड़ी सी टेक्निकल है, ध्यान से समझनी पड़ेगी। अब मैंने यहाँ पे 3 वर्ड यूज किए,
हम जब देखते हैं कि कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं, तो हमें देखना होता है क्या इसका फ्यूचर कैश फ्लो पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। पहली बात, सीए इंटर के पर्पज से या इवन सीए फाइनल के पर्पज से बताऊं, हमेशा क्वेश्चन लिख के देगा कि कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं। आपको कभी एसेस नहीं करना, आपको क्वेश्चन बता देगा कि इस ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं। कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ नाम बदला गया। लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं। तो एएस 10 कहता है तीन चीजों के ऊपर फोकस कर लेना, टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो, अमाउंट ऑफ कैश फ्लो और रिस्क ऑफ कैश फ्लो। सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग। मेरे पास दो मशीन है या दो ऑप्शन है, मैं दो मशीनें ले सकता हूं, मशीन 1 और मशीन 2। दोनों से 3-3 साल मुझे कमाई मिलेगी। कितने कितने मिलेगी सर, मशीन 1 से पहले साल 1 लाख, दूसरे साल 80,000, तीसरे साल 50,000। टोटल कमाई कितनी होगी, 230। और दूसरी मशीन से मुझे कमाई मिलेगी सर 50,000, 80,000 और 1 लाख। टोटल कितना हो गया। क्या दोनों मशीनें एक जैसी है, यस और नो। मैं दो मशीनें यूज कर सकता हूं, मशीन 1 और मशीन 2। मेरे पास दोनों ऑप्शन है। मशीन 1 में कमाई होगी सर 1,80,000, 50,000, मतलब टोटल 230। मशीन 2 में कमाई होगी 50,000, 80,000, 1 लाख, मतलब टोटल 230। आप कौन सी मशीन लेना पसंद करोगे, सेकेंड मशीन। तुम दोनों में से कौन सी मशीन लेना पसंद करोगे। मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगा लो भाई। कौन सी मशीन ज्यादा बेटर है, प्रॉफिट किसमें बढ़ रहा है। अच्छा तुम्हें ये बढ़ता दिखना चाहिए, मतलब आत्मा को संतुष्टि होनी चाहिए कि हम ग्रोथ कर रहे हैं। अरे भाई लॉजिकली सोचो, तुम सीए बनने वाले हो, कौन सी मशीन अच्छी है, M1 अच्छी है। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें पहले साल में 1 लाख रुपए मिल जाएगा और यहां मिलेगा 50,000, यहां 50,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है। भाई एफडी भी करवा दोगे, 2 साल का ब्याज तो फालतू खाओगे। क्या करोगे, माइंड में बस ये लेके कि कमाई ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। बात समझ में आई। कौन सी मशीन बेटर है, M1। सर कैश फ्लो तो दोनों का सेम है, फिर M1 क्यों बेटर है। कैश फ्लो तो सेम है, कैश फ्लो का टाइमिंग अलग अलग है। तो क्या टाइमिंग मायने रखता है, यस। किसका कैश फ्लो पहले आ रहा है वो बेटर मशीन होगी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी तो देखा जाता है ना। तो मैंने आपको तीन चीजें कही है, आपके टाइमिंग में कोई फर्क नहीं आ रहा। अगर पहली मशीन ये वाला कैश फ्लो देने वाली थी और दूसरी ये वाला देगी, तो बताइए टाइमिंग सेम है या अलग अलग है। और अगर टाइमिंग बदल गया तो क्या कमर्शियल सब्सटेंस है, यस। मैं क्या समझाना चाहता हूं, बात समझ में आ रही है। हमारा टाइमिंग, अमाउंट और रिस्क इन्वॉल्व सेम होगा ना, तो ही हम कहेंगे कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, सिर्फ नाम बदला गया है। अगर तीनों में से कुछ भी बदल जाता है तो हम कहेंगे इस ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस था। बट अगेन मैंने एग्जाम के लिए आपको पहले बता दिया, क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है, ये तो मैं आपको सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट है सर अमाउंट। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, अमाउंट ही फ्लक्चुएट हो रहा है। पहली मशीन तो सर आपको देने वाली है अगले 3 सालों में कैश फ्लो 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख। दूसरी मशीन से आपको 1.5 लाख का मिलेगा। इसमें तो साफ ही दिख रहा है कौन सी मशीन बेटर है, नंबर 2। क्या ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है, यस है सर। अमाउंट बढ़ रहा है पहले से, तो फिर यानी कि ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है। तो पहला टाइमिंग, दूसरा अमाउंट, तीसरा है रिस्क। रिस्क का मतलब क्या है सर, हमारा जो कैश फ्लो आने वाला है 3 सालों में, मशीन 1 से आने वाला है सर 1 लाख, 1.5 लाख और 2 लाख। और मशीन 2 से 1 लाख, 1.5 लाख और 2 लाख सेम आने वाला है। अच्छा ये कैश फ्लो मैं फ्यूचर के बता रहा हूं, इसका मतलब ये सिर्फ क्या है, एस्टिमेट। अब आप देखोगे क्या दोनों का टाइमिंग सेम है, दोनों का कैश फ्लो का टाइमिंग सेम है, यस और नो, यस। क्या दोनों के कैश फ्लो का अमाउंट सेम है, यस। लेकिन एक और फैक्टर है जो डेविएट कर सकता है, वो है रिस्क। इसका मतलब क्या है सर, मशीन 1 का इस्तेमाल करके जो कैश फ्लो आना है वो कंफर्म है। हम 95% श्योरिटी के साथ ये एस्टिमेट लगा रहे हैं। हम जब एस्टिमेट लगा रहे हैं तो 95% हम श्योर है कि ये पैसा आएगा। 100% तो देखो एस्टिमेट में कोई श्योर नहीं हो सकता, बट बहुत हाई चांस है ये कैश फ्लो तो आएगा। लेकिन ये मशीन 2 में कैश फ्लो आ सकता है, बट देयर आर ओनली 70% चांस फॉर दिस। इसका मतलब कैश फ्लो उतना ही आएगा, लेकिन कैश फ्लो आएगा या नहीं आएगा उसकी फ्लक्चुएशन का श्योरिटी कितनी है, क्या उसकी आप प्रोबेबिलिटी कितनी बता रहे हो, वो रिस्क को एसोसिएट करता है। मतलब कैश फ्लो यहां भी 1 लाख आ सकता है, बट थोड़ा सा रिस्की मामला है, यानी कि चांसेस थोड़े कम है। इस बार सर नेचर, सॉरी अमाउंट और टाइमिंग सेम है, बट क्या बदल रहा है इस बार, रिस्क।
कैश फ्लो शायद उतना ही आ जाए, बट देयर इज रिस्क। पहले वाले में हम गारंटी ले रहे हैं, दूसरे वाले में कंफर्म नहीं है, आ जाना चाहिए, शायद ना भी आए, क्या पता। समझ में आई बात? तो तीनों फैक्टर को कंसीडर करना होता है प्रैक्टिकल सिचुएशन में, और अगर तीनों जो के तो है, सेम के सेम है, इसका मतलब आपके ट्रांजैक्शन में कोई सब्सटेंस नहीं है, दिखावा है, सिर्फ और सिर्फ नाम बदला जा रहा है, तो हम भी सिर्फ नाम बदल के छोड़ देंगे और कोई अकाउंटिंग अलग से नहीं करनी। रिस्क में देखो, कैश फ्लो में हमेशा रिस्क होता है। दो, मान लो मेरे पास दो मशीनें हैं, एक मशीन है, एक दूसरी और ऑप्शन में। पहली मशीन में क्या है ना कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट बना रही है, तो हमें पता है मार्केट में पक्का बिक ही जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है, दिक्कत ही नहीं है, और इवन सप्लायर भी गारंटी ले रहा है कि ना रहे, शॉर्टेज रह जाए तो मेरे से पैसा ले जाना, तो रिस्क अपने आप कम हो गया। दूसरे ऑप्शन में जो मशीन मिल रही है, वो सप्लायर कह रहा है भाई गारंटी नहीं देता, मार्केट में सबको मिल जाता है, तुम्हें मिल जाएगा। तो ऐसे फैक्टर्स होते हैं, तो कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं है, ये किसी भी इंडस्ट्री में हो सकता है, सर्कमस्टांसेस के ऊपर होती है रिस्क। ठीक है, चलो, तो ये बेसिकली एएस कहता है कि अगर तीनों चीजें आपने देखी और वो सेम आ रही है, तो इसका मतलब ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, और कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो एसेट को पुराने डब्ल्यूडीवी पे ही दिखा देना है। क्या पहला सिनेरियो क्लियर? दूसरा केस, सर कमर्शियल सब्सटेंस है, ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है, हमने जो अदला बदली की है सिर्फ नाम बदलने के लिए नहीं की है, एक्चुअल में भी उसके बेनिफिट्स आएंगे या उससे हमारे ऊपर फर्क पड़ेगा, इसका मतलब कमर्शियल सब्सटेंस है। अब एएस क्या कहता है, तो अब जाके चेक करो क्या जो एसेट्स आपने ली है और जो आपने एसेट दी है, क्या उनकी फेयर वैल्यूज अवेलेबल है? क्या आज आपको पता है मार्केट में कितने की अवेलेबल है? आपने कहा सर ये तो नहीं पता। ट्रांजैक्शन में सब्सटेंस तो है लेकिन हमें फेयर वैल्यू नहीं पता, तो यस अगेन कहेगा भाई अब तो मजबूरी हो गई, क्या करें? नई एसेट जो आई है उसकी फेयर वैल्यू नहीं पता, जो पुरानी एसेट थी उसकी फेयर वैल्यू नहीं पता, तो रिकॉर्ड कितने पे करें? वही डब्ल्यूडीवी पे फिर से करनी पड़ेगी। मेरी बात गौर से सुनो, मैंने क्या कहा? मैंने कहा सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, क्या ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है? आपने कहा सर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, इसका मतलब सिर्फ नाम बदला गया है, यस और नो? तो इसका मतलब रिकॉर्डिंग किस पे होगी? डब्ल्यूडीवी पे। दूसरा केस, आपने कहा सर कमर्शियल सब्सटेंस है, ऐसे बेवकूफ थोड़ी है, नाम रंग बदलने के लिए कौन बदलता है, हमारे बिजनेस पे फर्क पड़ेगा इसलिए हमने एक्सचेंज किया। तो मैंने कहा बताओ जरा फेयर वैल्यू क्या है, जो एसेट ली या एसेट दी उसकी फेयर वैल्यू? सर वो नहीं पता कि एसेट जो दी है उसकी फेयर वैल्यू, ना ली है उसकी पता, तो अब क्या करें बताना जरा? रिकॉर्डिंग तो करनी पड़ेगी ना एक्सचेंज को, तो कितने पे करनी पड़ेगी? मजबूरी हो गई, किस पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा? अगेन डब्ल्यूडीवी। यहां तो लॉजिकली होनी ही डब्ल्यूटीवी पे चाहिए थी क्योंकि सिर्फ नाम बदला है, यहां मजबूरी हो गई सर, एक्चुअल में तो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होनी चाहिए थी एसेट, क्योंकि ट्रांजैक्शन में सब्सटेंस है, लेकिन हमें सर फेयर वैल्यूज पता ही नहीं है, तो रिकॉर्ड करें कैसे? तो हमें मजबूरन उसे अगेन कितने पे रिकॉर्ड करना पड़ा? डब्ल्यूडीवी पे। एक की पता है तो बात बन गई, उसी पे रिकॉर्ड कर दो। मान लो मैंने एक मोबाइल फोन दिया और बदले में एक मोबाइल फोन ले लिया, कोई कैश वगैरह इन्वॉल्व था नहीं, तो मुझे अगर किसी भी तरफ की फेयर वैल्यू पता होगी तो दूसरे वाले की उतनी अज्यूम कर सकते हैं ना। अगर मान लो मैंने मेरा फोन दिया वो 25 का है, नया नहीं पता मुझे कितने का है, लेकिन मैं 25 वाली चीज दे रहा हूं, तो जनरल अजम्पशन क्या कहेगी? सामान आ रहा है वो भी कितने का होगा? 25 का। तो अगर एक तरफ की भी फेयर वैल्यू पता है तो समस्या नहीं है, समस्या कब है? जब पता ही ना हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एंड लास्ट केस, सर हमें कमर्शियल सब्सटेंस भी है और फेयर वैल्यू भी पता है, हो सकता है कोई ऐसी मशीन ही ऐसी हो सर, स्पेसिफिक मशीन है, स्पेशलाइज्ड मशीन है, बहुत ज्यादा मॉडिफाई करवा रखी है फैक्ट्री वालों ने, दोनों ने अपने अपने हिसाब से। जब आप अपने हिसाब से मशीन को मॉडिफाई करवा लेते हो तो ऐसी मॉडिफाइड वाली मशीन सर मार्केट में मिलती नहीं है जल्दी, हमने अपने हिसाब से मॉडिफाई करवा रखी, सेम चीज बिकती नहीं तो कहां से लाएं फेयर मार्केट वैल्यू? ठीक है। दूसरा केस, सर फेयर मार्केट वैल्यू अवेलेबल है, सब्सटेंस भी है और फेयर मार्केट वैल्यू भी है, तो ऐसे केसेस में एसेट को किस पे रिकॉर्ड कर देना चाहिए? आपको फेयर मार्केट वैल्यू पे, आपको फेयर मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए। क्या ये तीनों सिनेरियो समझ में आए? सबसे पहली बात, क्या चेक करना होता है हमेशा एक्सचेंज में? अगर एक्सचेंज का क्वेश्चन आएगा तो पहली चीज क्या चेक करोगे? कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं। कैसे पता चलेगा? कैश फ्लो के रिस्क, टाइमिंग और अमाउंट, तीन चीजें हैं, रिस्क, टाइमिंग और अमाउंट। क्या इस पे कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं? मैं कह रहा हूं नहीं सर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब बोलो कि ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, और अगर ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो पुरानी जो एसेट दी है उसी के डब्ल्यूडीवी पे नहीं को रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। दूसरा सिनेरियो, सर ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है बट द प्रॉब्लम इज हमें फेयर वैल्यू नहीं पता,
फिर क्या करेंगे? अगेन मजबूरी हो गई सर, करना तो हम फेयर वैल्यू पे चाहते थे लेकिन पता ही नहीं है तो क्या करें, डब्ल्यूडीवी पे करनी पड़ेगी। और थर्ड केस सर सब्सटेंस भी है और फेयर वैल्यूज भी है, तो फिर किस पे रिकॉर्ड कर देंगे? फेयर वैल्यू। कौन सी फेयर वैल्यू? जो भी क्लियरली एविडेंट हो, जिसके भी ज्यादा प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है वैसे तो ये कि जिसके ज्यादा रीजनेबल चांस है कि हाँ ये फेयर वैल्यू सही है, वो यूज करनी चाहिए। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन देखते हैं तब आपको एग्जैक्टली और समझ में आ जाएगा। एक बार एग्जांपल्स निकाल लो, बुक में कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही जनरली सा क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट आपको ट्रांजैक्शन पूरा समझ में आ जाए इसके लिए मैंने एक तो एग्जांपल डाल रखे हैं। अब एग्जांपल देख लो। एक ही एग्जांपल है, बुक में कोई क्वेश्चन नहीं है, बस इसे समझते हैं एग्जैक्टली क्या है केस। एग्जांपल नंबर 10। ऐसे ब्लैंक ब्लैंक चेहरे तो ऐसे बना रखे हैं जैसे पता नहीं सारा ऊपर से निकल गया हो। समझ में आया या नहीं आया? रिस्पॉन्स तो दे दिया करो भाई उस टाइप के। फिर चलो क्वेश्चन नंबर 10। हैवी हैवी चीज से सर हमारा दिमाग भारी हो जाता है, फिर आवाज नहीं निकलती हमारी ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ कंपनी एबीसी लिमिटेड ओन्स अ मशीन ए। एक मशीन ए है विच हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 4.5 लाख रुपए ऑन द डेट ऑफ एक्सचेंज। ये कैरिंग अमाउंट है सर, कैरिंग अमाउंट मतलब डब्ल्यूडीवी गिवन आपको। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन ए वो 4.5 लाख और उसका डेप्रिसिएशन टिल डेट 4.5 लाख लग चुका है। 9 लाख के लाए थे सर किसी जमाने में, उस पर अब तक 4.5 लाख डेप्रिशिएट कर चुके हैं, तभी तो डब्ल्यूडीवी 4.5 लाख बची हुई है। तो ये उसी इंफॉर्मेशन को बता रहा है। अब क्या हुआ सर, हमारी कंपनी ने एक अरेंजमेंट में एंटर किया है टू एक्सचेंज मशीन ए फॉर अनदर मशीन, मशीन बी विच विल बी यूज्ड इन द बिजनेस। अब हमने एक्सचेंज का डिसाइड किया है, ए देके बी ले लेंगे। नो कैश इज पेड, नो रिसीव्ड अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन इन द सिचुएशन बिलो। नीचे वाली सिचुएशन में लिखा है तो बात अलग है, अदरवाइज ना तो कैश आया ना दिया, कुछ भी नहीं हुआ। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ मशीन बी। देखो मशीन बी जब आएगी, अब मैंने क्या किया, ए दे दी और बी ले ली, तो ए को तो हटाना पड़ेगा ना सर, और बी को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इवन चाहे सब्सटेंस ना हो तो भी नाम तो बदले थे ना एटलीस्ट हमने। मैंने क्या एंट्री बनाई थी, जो कार वाला एग्जांपल था, पुरानी कार को क्रेडिट कर दिया, नई को डेबिट किया, नाम ही बदला लेकिन कम से कम बदलेंगे तो सही। अब यहां भी यही सिनेरियो है सर, अगर मशीन ए जा रही है तो उसको हटाना पड़ेगा और मशीन बी को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, अलग अलग केस है। पहला केस साफ साफ लिखा हुआ है सर, द एक्सचेंज ट्रांजैक्शन डज नॉट हैव अ कमर्शियल सब्सटेंस। इसका मतलब सर सिर्फ रंग बदल रहे हो आप। द ट्रांजैक्शन डज नॉट हैव कमर्शियल सब्सटेंस, कहां लिंक करते हो भाई तुम? The fair value of machine A is 5,20,000 and fair value of machine B is 5,40,000। मुझे एक बात बताओ, अगर ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है ही नहीं तो फेयर वैल्यू का क्या यूज है? कोई यूज नहीं होगा। तो बताना जरा अकाउंटिंग एंट्री क्या करोगे? एग्जांपल नंबर 10 है क्या 9 है? 10 केस 1। अकाउंटिंग एंट्री क्या की जाएगी? मशीन कौन सी? मशीन बी अकाउंट डेबिट टू मशीन ए। कितने रुपए से? 540। 540 मतलब सारी सारी महाभारत बताने के बाद ये पूछ लो सीता किसका बाप था? यही तो मेन पॉइंट है भाई। बता मैं महाभारत रहा हूं, तुम जवाब दे रहे हो रामायण के बेस्ड, वो भी सीता किसका बाप था। तुमने सुनी नहीं है सही वाली, यही होती है सही। चलो भाई 7-8 साल और लगाओ फिर सुनने में आएगा। कितनी वैल्यू से आएगा? 4.5 लाख। अच्छा अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको पहले लिखना भी पड़ेगा, सिंस द ट्रांजैक्शन हैज नो कमर्शियल सब्सटेंस hence the new asset will be recorded at WDV of the old asset। उसके बाद जनरल एंट्री करके दिखानी है। ठीक है, तो पहले केस में सर पुराने के WDV पे नया रिकॉर्ड हो जाएगा। बताना कोई प्रॉफिट लॉस निकला क्या? कोई प्रॉफिट लॉस नहीं आएगा, पुराना हट गया, नई वैल्यू आ गई, बस बात खत्म। तो पहला केस इतना ही था। दूसरा केस, ट्रांजैक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस। ट्रांजैक्शन में सर कमर्शियल सब्सटेंस है, लेकिन सर ना तो मशीन जो रिसीव हुई है ना जो मशीन हमने दी है, किसी की भी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर नहीं हो सकती। ऐसे तो कुछ भी तुक्का मार लो, लेकिन ऐसे कोई रिलायबल मेजरमेंट नहीं हो सकती। अब क्या करें सर? अब मजबूरी हो गई, हम करना तो चाहते थे फेयर वैल्यू पे, बट फेयर वैल्यू है ही नहीं।
तो अभी भी क्या करना पड़ेगा, सेम एंट्री। क्या तोड़फोड़ मचा दी भाई, तो तोड़फोड़ मचा दोगे, ये भी तभी तो नहीं उखाड़ा गया कहीं, टाइम हो गया यही नोचना शुरू कर दिया। लाऊंगा संडे को फेविकोल लगा के मैं ही बैठूंगा यहाँ पे। हाँ संडे का क्या वेट करना सर, सुबह आ जाओ किसी दिन 1 घंटा पहले, ओवर टाइम ले लेना। भगवान करे तुम सीए बन के यही काम करो। अरे पार्ट टाइम भाई। चलो मेरे से भी तो करवा रहे हो, बताओ भगवान तुम्हें भी ऐसा ही सर बनाए। चलो सिचुएशन नंबर 3, सेकंड सिचुएशन हो गई। थर्ड सिचुएशन में देखिए क्या कहा गया, द एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हैज अ कमर्शियल सब्सटेंस। आपके एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है। अब आगे क्या कहा, द फेयर वैल्यू ऑफ मशीन ए इज 5,20,000 और फेयर वैल्यू ऑफ मशीन बी इज 5,50,000। आपने जो मशीन ए है जो आपने दी है वो है 5,20 की, और जो आपको मिली है वो 5,50,000 की। अब आईसीआई का तो ऐसा क्वेश्चन कोई है नहीं PS10 में, लेकिन इसके कोरस्पॉन्डिंग सेम ऐसे सिचुएशन इन्होंने ना सीए फाइनल में जो हमारा इंडिया 16 आता है उस वो भी सेम पीपी का है, सेम कॉन्सेप्ट है, सारी बातें सेम है। वहां सेम एग्जांपल जब आईसीआई ने बना रखा है तो आईसीआई अज्यूम कर लेता है कि भाई अगर 5,20 के एसेट देके 5,50 वाली मिल रही है ना बदले में, तो क्या करना पड़ेगा, बीच में आपको 30,000 का कैश भी आपने दिया होगा, ये अज्यूम कर लेते हैं। अज्यूम्ड दैट कि 30,000 का कैश भी दिया होगा। तो एंट्री बताना जरा क्या बनेगी, मशीन बी अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 5,50। ये टेक्निकली इसे तो 5,50 पे दिखाना पड़ेगा। टू मशीन ए कितने की थी, 5,20, और बाकी क्या दे दिया हमने, कैश कितने रुपए, 30,000। ये अज्यूम करता है आईसीआई ने, सेम क्वेश्चन जब इंडियस ने सॉल्व कर रखा है तो यही कर रखा है, हम भी इसी अजम्पशन पे सॉल्व करें। लेकिन एक चीज और करनी पड़ेगी इस केस में, अब क्या, कैश दिया ना हो तो फिर आपको सीधा 5,50 ही बनना पड़ेगा। हाँ तो यही तो मैं कह रहा हूं ना, कैश अगर ना ही होगा तो फिर ये मानना पड़ेगा 5,50 की एसेट आ गई और जो बिकी है वो भी 5,50 की थी। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूं ना, एक काम और करना पड़ेगा आपको, आपकी बुक्स में मशीन एक कितनी वैल्यू की थी, 4.5, लेकिन सर बिक कितने में गई, तो 70,000 का गेन निकालोगे ना, प्रॉफिट ऑन सेल निकलेगा। तो एंट्री क्या बनेगी, मशीन ए अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल या पीएनएल जो भी आप यूज करना चाहो, 70,000। यही मैं आपको कह रहा हूं, जब एक्सचेंज में आप फेयर वैल्यूज को यूज करोगे तो ये जरूर ध्यान रखना एक्सचेंज के बाद गेन और लॉस भी निकलेगा फिर आपका। WTV पे जब तक एंट्री करे थे तो डिफरेंस ही नहीं था, लेकिन अगर आपने फेयर वैल्यूज को यूज किया है तो फिर गेन और लॉस दोनों तरफ निकल सकता है आंसर में। बोलो क्या ये बात समझ में आई, क्लियर सभी को। चलो तो ये था एक्सचेंज का केस। एक्सचेंज का कोई और क्वेश्चन नहीं है, बस एक एग्जांपल है, इसे फिर से चाहे घर पे रीड कर लेना एक बार। तो ये हमारा थर्ड केस पूरा हो गया। अरे भाई 10 मिनट और पढ़ाऊंगा मैं ना, तुम्हारे शोर करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट करवाया मैंने। अगला पॉइंट सिंपल सा है, डेप्रिसिएशन का, थोड़ा सा पढ़ लो, बेसिक से 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ होमवर्क भी हो जाएगा, टॉपिक टाइम से पूरे हो जाएंगे। क्या देखो भाई मैं करवा रहा हूं 10 मिनट और बस। आज वैसे भी कितना कम पड़ा है, आधे घंटे की शुरू की कॉस्ट क्लास तो ऐसे ही चली गई थी, आधे घंटे ज्यादा ही चली गई थी। एक ही तो पॉइंट कराया, थ्योरी क्या, मैंने तो प्रैक्टिकल बना दिया ना, ऐसे नहीं है, आगे नहीं आएगी कोई ना। बस अब सारे यहां पे ध्यान दो, ज्यादा शाने बन रहे हो क्या। इसके बाद केस डी, गवर्नमेंट ग्रांट जब मिलता है, वो बात हम ऑलरेडी ईयर्स 12 में डिस्कस कर चुके हैं। दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आप उसे अपफ्रंट कॉस्ट में से माइनस कर दो। आपने एक प्लांट खरीदा 50 लाख का, धैर्य बातें नहीं, यहां पे ध्यान दो भाई, आपने एक प्लांट खरीदा 50 लाख का और गवर्नमेंट से 10 लाख की सब्सिडी मिल गई, तो आपके पास दो ऑप्शन है,
या तो 50 लाख में से उस 10 लाख को अपफ्रंट माइनस करके नेट वैल्यू कितनी बन जाएगी 40, और 40 पे डेप्रिसिएशन लगा देना। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या होगा, 50 लाख पे डेप्रिसिएशन लगाते जाओ और 10 लाख को एक सेपरेट अकाउंट में डाल दो। कौन से अकाउंट में, डेफर्ड ग्रांट इनकम अकाउंट में, जहां से हर साल वो डेप्रिसिएशन के रेशियो में राइट ऑफ होके एसपीएल में जाता जाएगा। ध्यान है सभी को? तो ये टॉपिक हमने ऑलरेडी कर लिया था, इसका कोई क्वेश्चन अब मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा, एएस 12 में हम कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं किया जब रिवीजन करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पे नहीं कर रहे, ठीक है। अब आते हैं इसके, अरे एक कॉन्सेप्ट करवाना है डेप्रिसिएशन। मेरे को ये करवाना होता तो मैं तुम्हारे साथ इतनी बहस थोड़ी करता। चलो भाई, छोटा सा पॉइंट है डेप्रिसिएशन का, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत ही बताऊंगा, एक दो क्वेश्चन हो जाए ताकि। नेक्स्ट पॉइंट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है ये आपको सबको पता है कि हम जब एसेट का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वैल्यू गिरती जाती है। तो वो जो यूज होने की वजह से वैल्यू की गिरावट है, AS10 कहता है बस जिस साल जितना यूज हुआ है उस साल उतना खर्चा राइट ऑफ कर दो। एक एसेट आपके बुक्स में 5 लाख की थी, आपको लगता है आप इसका 10 साल इस्तेमाल करोगे तो हर साल 50-50 हजार रुपए आप राइट ऑफ कर देते हो। दिस इज डेप्रिसिएशन। डिफाइन किया गया, allocate depreciable amount of an asset on a systematic basis over its useful life। हम डेप्रिशिएबल अमाउंट को एसेट की लाइफ के ऊपर बांट देते हैं यूजिंग अ सिस्टमैटिक मेथड। व्हाट इज डेप्रिशिएबल अमाउंट? हमने अगर कोई एसेट 5 लाख में खरीदी है और 10 साल चलेगी, 10 साल बाद सर हमें 50,000 रुपए स्क्रैप के मिल जाएंगे, तो व्हाट इज डेप्रिशिएबल अमाउंट? क्या 5 लाख कॉस्ट को डेप्रिशिएबल अमाउंट कहा जाता है? नहीं, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू को डेप्रिशिएबल अमाउंट कहा जाता है। और आप डेप्रिसिएशन भी तो ऐसे ही निकालते हो ना, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू अपॉन में लाइफ। आपने भी तो डेप्रिशिएबल अमाउंट को ही लाइफ में बांटा है, यस और नो? तो डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब होता है कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू। एस्टिमेटेड बिकॉज सर 8, 10 साल, 15 साल बाद क्या वैल्यू मिलने वाली है कंफर्म नहीं होता। उसे बांटना होता है यूजफुल लाइफ में। यूजफुल लाइफ मतलब जब तक उस एसेट से आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलते रहेंगे। यूजफुल लाइफ कहा गया है। यूजफुल लाइफ मतलब वो टेन्योर होता है जिसमें वो एसेट आपको बेनिफिट देती रहेगी। कई बार ऐसा होता है सर, हो सकता है एसेट तो पड़ी रहेगी 20 साल भी, खत्म थोड़ी हो जाएगी, गायब थोड़ी हो जाएगी अपने आप, लेकिन उसके बेनिफिट 10 साल तक मिलेंगे, उसके बाद वो चलना बंद कर देती है। तो यूजफुल लाइफ 20 को नहीं कहा जाएगा, कितने को आ जाएगा? 10 को, जिस पीरियड में आपको उसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे। अब सबसे मेन पॉइंट, डेप्रिसिएशन की सारी बातें आपको पता है। मेथड कौन कौन से हो सकते हैं? जो 3 मेनली हम यूज करते हैं और जो AS10 भी 3 के नाम देता है, रेफरेंस देता है, वैसे आप कोई भी यूज कर सकते हो। AS ने कोई मेथड नहीं कहा, AS ने कहा सिस्टमैटिक बेसिस होना चाहिए। अब यूजुअली उसमें हम 3 मेथड यूज करते हैं। नंबर 1 SLM, दूसरा WDV, तीसरा प्रोडक्शन यूनिट मेथड, नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट मेथड। 3 मेथड के नाम AS लेता है, बट AS ये नहीं कहता कि ये 3 ही यूज करने हैं। AS कहता है कोई भी हो सकता है, ये तो जस्ट हम एग्जांपल दे रहे हैं। तो AS ने 3 मेथड के नाम दिए। कौन कौन से नाम दिए हैं? एक तो आपका SLM है, दूसरा आपका WDV है और तीसरा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। ये 3 नाम AS सजेस्ट करता है। बट सबसे मेन पॉइंट जो डिफरेंसिंग है AS10 में, AS10 कहता है जो डेप्रिसिएशन आपको लगाना है वो कंपोनेंट बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन होगा। बाकी सारी चीजें आपने सुनी हुई है डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग में, बट ये एक पॉइंट है जो AS10 ने एक बहुत बढ़िया चीज निकाल के बताई है, कंपोनेंट बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या है? लेट्स से आप एक कंप्यूटर लेके आए, कंप्यूटर आया 50,000 रुपए का। कंप्यूटर के अंदर जब कंप्यूटर आप लाते हो, मैं लैपटॉप की बात नहीं कर रहा, स्पेसिफिकली कंप्यूटर की बात कर रहा हूं। कंप्यूटर चाहे आपने किसी एक कंपनी का परचेज किया हो चाहे असेंबल किया हो, कंप्यूटर में कौन कौन से मेजर पार्ट्स होंगे? सबसे पहले मॉनिटर, LED, मेन बात करें, अंदर के पुर्जे बाद में खोलेंगे। सेकंड माउस और कीबोर्ड, देन आपका, अरे बता रहा हूं भाई, सारे बताऊंगा, CPU भी होगा। देन उसके बाद आपके पास मे बी आपने स्पीकर भी ले रखे हो, मे बी आपने UPS भी लगा रखा हो। एग्जाम्पल के तौर पर ये 5 एसेट मान लेते हैं। अब CPU के अंदर मदरबोर्ड भी होगी, रैम भी होगा, फैन भी होगा, सब कुछ होगा। क्या? हाँ हाँ पता है, मेन चीज ये तो, वैसे तो मेन सारे है, सबका अपना अपना रोल है, मेन कुछ नहीं होता, जरूरत की बात है, सारे मुख्य होते हैं। अब यहां पे ना 5 चीजें हैं। मुझे एक बात सोच के बताओ, क्या इन पांचों की कॉस्ट एक जैसी होती है?
आपने जब 50,000 रुपए दिए हैं तो क्या सब एक ही कीमत वाली चीज है? मे भी हो सकता है सर एलईडी आपकी 8 से 10,000 की हो, माउस कीबोर्ड शायद आपने सर 2,000 में खरीद लियो, सीपीयू सबसे एक्सपेंसिव पार्ट होगा, मदरबोर्ड होगा, रैम होगा, मान लीजिए यहाँ पे ये 25,000 के राउंड की वैल्यू हो सकती है, देन स्पीकर हो सकते हैं 5-7,000 के हो, और ऐसे ही में भी शायद आपका यूपीएससी 5-7,000 का हो। अब ये मत सोचना कि सर टोटल 50 बनाया नहीं बना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। आपने ये अलग अलग पार्ट खरीदे, सबकी कॉस्ट अलग अलग है। हम अभी तक क्या करते हैं सर, 50,000 का कंप्यूटर है, एस्टिमेटेड लाइफ है 5 साल, हर साल 10-10,000 राइट ऑफ कर दो। AS10 कहता है गलत है, आप कंप्यूटर की लाइफ 5 साल कैसे मान सकते हो? कंप्यूटर के अंदर ये सारे कंपोनेंट है, क्या सबकी लाइफ एक जैसी होती है? क्या इन सारे पार्ट्स की लाइफ एक जैसी है? नहीं। हो सकता है सर मॉनिटर हमें 10 साल तक ना बदलना पड़े, और माउस और कीबोर्ड सर 2 साल बाद ही खराब हो जाते हैं, हमें अपडेट करने पड़ेंगे। देन सीपीयू की बात करें सर, हम 5 साल बाद अपडेट करेंगे बिकॉज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ जाती है, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। स्पीकर सर हमें लगता है 7 साल तक चलेंगे, बाद में इनकी क्वालिटी खराब होने लग जाएगी, और यूपीएस अगेन 3 साल चलेगा। क्या सब पार्ट्स की लाइफ अलग अलग होती है? तो फिर सर 5 साल पे कैसे डेप्रिशिएट कर रहे हो आप? गलत तरीका होगा ना, ये तो एक रफ तरीका होगा कि बस 5 साल में बांट दो, और अभी तक हम यही करते आए हैं। क्या कभी सोचा ये चीज भी तो होनी चाहिए हिसाब से? हर चीज की यूजफुल लाइफ अलग है, तो AS10 ने यही कहा कि जब हर चीज की यूजफुल लाइफ अलग है तो हर कंपोनेंट को अलग से डेप्रिशिएट करना चाहिए। इसका मतलब 50,000 को 5 सालों में बांट के 10,000 एनुअल डेप्रिशिएशन लगाना इज रॉन्ग। इसके अलावा आपको ये करना चाहिए कि 10,000 को 10 साल में बांटो, 1,000 रुपए तो हो गया सर मॉनिटर का डेप्रिशिएशन, 2,000 को 2 साल में बांटो, 1,000 रुपए माउस कीबोर्ड का डेप्रिशिएशन, 25,000 को 5 साल में बांटो, मतलब सीपीयू का डेप्रिशिएशन 5,000, सिमिलर वे में स्पीकर का अलग निकालो और यूपीएस, फिर सबको जोड़ दो, दैट विल बी द टोटल डेप्रिशिएशन ऑफ कंप्यूटर। दिस इज नोन एज कंपोनेंट बेसिस ऑफ डेप्रिशिएशन। समझ में आई कुछ बात? क्या मतलब हुआ इसका कि सर कोई भी एसेट जब लाते हो आप तो उसके अंदर बहुत सारे सब कंपोनेंट होते हैं, एंड ईच कंपोनेंट इज नॉट विद सेम यूजफुल लाइफ। हर कंपोनेंट की सेम यूजफुल लाइफ हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो टेक्निकली आपको हर कंपोनेंट की अलग से लाइफ निकालनी चाहिए। अब जब ये बात निकल के आई तो बोले सर सीपीयू का 25,000 की वैल्यू आपने ली 5 साल, जरा सीपीयू को भी तो खोल सकते हैं ना हम, देखा जाए तो सीपीयू के अंदर भी सर रैम होती है, सीपीयू के अंदर सर हार्ड डिस्क भी होती है, सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड भी होता है, एक पावर सर्किट भी लगा होता है, कुछ वायर्स भी लगे होते हैं, सर उनकी भी तो लाइफ अलग अलग होती है। यस। फिर सर फैन के अंदर भी तो और खोल सकते हैं, उसमें वायर लगे, उनकी भी तो अलग अलग हो सकती है। ऐसे तो फिर सारी सारी चीजों को बस आप खोल के बैठ जाओगे और कुछ नहीं होना। तो AS10 ने कहा है जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल हो उतना ही करना, और ये चीज AS10 ने बिजनेसमैन के जजमेंट पे छोड़ दी। AS10 नहीं कहता कि आपको इतना इन डेप्थ जाना है, AS10 कहता है जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल हो और जो आपको लगे कि इकोनॉमिक सेंस बनती है जिस चीज की। 200-200 रुपए की एसेट को तोड़ तोड़ के, कैलकुलेटर है सर, कैलकुलेटर स्क्रीन 5 रुपए की, 10 रुपए की उसके बटन है, 10 रुपए का सेल है, ऐसे बाइफरकेट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। प्रिंसिपल बेसिस यही है कि सर लॉजिकल जितना बने, फिजिबल जितना हो, और जिसका मटेरियलिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है उसको ध्यान में रखते हुए आप कंपोनेंट बेसिस कर सकते हो। तो मेजर कंपोनेंट बेसिस आपको करने चाहिए। वैसे ये यूज हम तब भी करते हैं, अगर तुम्हें ध्यान हो तो हमने पहले टॉपिक में कहा था कि पुराना स्पेयर पार्ट हटाओ और नया रिकॉर्ड करो, तब भी तो पुराने पार्ट की वैल्यू पता होनी चाहिए ना। कंपोनेंट ऑफ बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन उसी चीज को सजेस्ट करता है कि आपको पहले से वैल्यू पता होगी तो आप हर एक की डेप्रिसिएशन भी अलग से निकाल पाओगे और हर एक की डब्ल्यूडीवी भी अलग से पता कर पाओगे। बात समझ में आई? अब इसको लगाया कैसे जाता है उसका इन डेप्थ में समझना। एक मिनट, बड़ी बड़ी कंपनी ना इवन अकाउंटिंग में इतना बेसिस तक भी जाती है। लेट्स से एक बिल्डिंग बनाई, तो पहली बात तो मान लो सर मैंने एक प्रॉपर्टी खरीद ली, प्रॉपर्टी की वैल्यू है 2 करोड़, बिल्डिंग बनी हुई है, सोच के बताना क्या 2 करोड़ पे डेप्रिसिएशन लगना चाहिए? हमने 2 करोड़ की एक बिल्डिंग खरीदी किसी लोकेलिटी में, 2 करोड़ रुपए देने पड़े हमें सेलर को, क्या 2 करोड़ पे डेप्रिसिएशन लगना चाहिए? सोचो जरा। खाली बिल्डिंग है, सामान तो हम ही लाएंगे, फिर 2 करोड़ पे लगना चाहिए। एक चीज आप भूल गए, जब मैंने 2 करोड़ की बिल्डिंग खरीदी है क्या लैंड नहीं आई होगी? तो 2 करोड़ टेक्निकली ओनली बिल्डिंग की वैल्यू नहीं होती, उसमें लैंड और बिल्डिंग दोनों होते हैं। क्या लैंड पे डेप्रिसिएशन लगेगा? तो AS10 कहता है कि सबसे पहले तो इस 2 करोड़ का बाइफरकेशन करो। लेट्स से सर उस एरिया में हम बात करें तो लैंड की कीमत है सर अप्रोक्सीमेटली 1.2 करोड़ और बिल्डिंग पड़ती है 1 करोड़ की, तो इसी रेशियो में दोनों को बाइफरकेट कर दिया जाएगा।
लेट्स से बाइफरकेशन के बाद हमने लैंड की वैल्यू निकाली 1.1 करोड़ और बिल्डिंग की वैल्यू निकाली 90 लाख। अब बताओ कौन से हिस्से पे डेप्रिसिएशन लगेगा? ओनली बिल्डिंग पे, इस पे नहीं लगेगा, बिकॉज लैंड इज जनरली अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। जनरली, कभी कभी हो भी सकती है डेप्रिशिएबल। अब इस 90 लाख में भी AS10 कहता है फर्दर बाइफरकेशन करो। और बड़ी कंपनी से कैसे बाइफरकेट करती है? कई बड़ी कंपनीज इवन बिल्डिंग की बाइफरकेशन इस टाइप से करती है, वॉल्स की वैल्यू अलग निकाल लेती है, रूफ की वैल्यू अलग निकाल लेती है, और बाकी को रिमेनिंग में। सेम उसी लॉजिक पे, बिकॉज सर जो दीवारें हैं और जो रूफ है और जो बाकी पोर्शन है, सबकी यूजफुल लाइफ अलग अलग एसेस की है। लाइक फॉर एग्जांपल रूफ, छत जो होती है, कंपनी को लगा कि सर हमारे केस में 10 साल बाद छत टपकने लग जाएगी, तो हमारे हिसाब से रूफ की लाइफ 10 ईयर होनी चाहिए, जबकि वॉल ज्यादा चलती है 15 साल, और सर फ्लोरिंग तो सर 25 सालों तक कहीं नहीं जाएगी, तो ये आपको 25 साल की लाइफ ले लेनी। हाँ, 3 बार हो जाएगी, वैल्यू निकालनी पड़ेगी अलग अलग। हर साल में लिफ्ट बदलवानी पड़ती है, तो रिपेयरिंग करवाना अलग है। रिपेयरिंग तो डे टू डे मेंटेनेंस है, वो तो जब जब होगा तब राइट ऑफ करोगे। एसेट थोड़ी खत्म हो जाती है, एसेट की तो जो लाइफ होगी। यही सेम कॉन्सेप्ट है, बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग में लिफ्ट लगी होगी और लिफ्ट की वैल्यू इस 90 लाख के अंदर शामिल होगी, तो कह रहे लिफ्ट की वैल्यू को अलग से देखना, उस पर अलग डेप्रिसिएशन लगाना, उसकी यूजफुल लाइफ को देखते हुए। क्या बात समझ में आ रही है सभी को? तो AS10 कहता है कंपोनेंट बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन आपको लगाना है, इसका मतलब हर कंपोनेंट को अलग अलग करके डेप्रिशिएट करना है। क्या करोगे बताओ? हाँ बात तो बिल्कुल सही कही है। अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो वो भी कर सकते हो। देखो AS10 ने ये नहीं कहा कि ऊपर वाली छत करनी है, नीचे वाली नहीं करनी है। AS10 कहता है जितना तुम्हें प्रैक्टिकल पॉसिबल लगे, इकोनॉमिकली फिजिबल लगे, तब तक कर लेना, मत करो। देखो ये आपको AS10, कभी भी आप एक बात ध्यान रखना, AS फॉलो ना करने पे कोई मॉनेटरी पेनल्टी नहीं है, ना कोई जेल होनी है। क्या होगा? आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, एज अ मैनेजमेंट आप लिख दोगे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था कि हम इसकी वैल्यू को बाइफरकेट करें, इसलिए हमने डेप्रिशिएट नहीं किया अलग अलग। ऑडिटर आएगा, ऑडिटर कहेगा यार मैं 100 कंपनीज के ऑडिट करके आता हूं, 99 तो कर लेती है, तुम ही नहीं कर रहे, तो वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में रिमार्क डाल देगा कि तुम्हारी मैनेजमेंट ने कहा हमसे ये नहीं होगा, जबकि सारे करते हैं। जब आपके शेयर होल्डर उस बात को पढ़ेंगे, वो अपने आप कर लेंगे जो करना है। कहीं पे इस केस में आपको पेनलाइज नहीं किया जा रहा। कंपनी एक्ट ये नहीं कहेगा तुमने ये गलत काम कर दिया 10 लाख की जुर्माना लगाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ये कंसिक्वेंस होंगे कि तुमने एएस फॉलो नहीं किया, एएस फॉलो हो सकता था फिर नहीं किया, तो अलग बात है। और अगर प्रैक्टिकली तुम प्रॉब्लम दिखा दोगे कि नहीं हो सकता, तो ऑडिटर भी समझेगा, ऑडिटर भी उसको अप्रूव कर देगा कि ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या कहा, प्रैक्टिकली जितना पॉसिबल है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता रहा। अगर पॉसिबल है ना तो कर किया जाएगा। हाँ, आप अपनी बुक्स में इनिशियली जब कंप्यूटर खरीद के लाओगे, तो क्या आप एंट्री ये करोगे मॉनिटर अकाउंट डेबिट, कीबोर्ड अकाउंट डेबिट, माउस अकाउंट डेबिट, या कंप्यूटर अकाउंट डेबिट? तो मॉनिटर का अकाउंट ही नहीं खुला था, तो मॉनिटर का अकाउंट बाद में कैसे क्रेडिट हो जाएगा? डेप्रिसिएशन लगाने के लिए एक अलग से रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, उस रजिस्टर में डिटेल रखी जाती है। मतलब आप एक्सेल में ये मेंटेन करो कि कंपोनेंट क्या क्या है, और उसकी जो कैलकुलेशन है या जो एंट्रीज है, उसमें तो एक कंप्यूटर अकाउंट ही खुलेगा। अगर ये अलाउ कर दिया तो आप खुद सोचो, फिक्स एसेट में 1000 आइटम दिखेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा पुर्जा किसके कौन सी एसेट का है। तो इसलिए कैलकुलेशन के लिए एक्सेल का यूज करो और अकाउंटिंग के लिए जनरल एंट्री पास करते रहो, एक कंबाइंड एसेट से। बोलो बात समझ में आई? चलो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करते हैं। होमवर्क में कुछ नहीं है, जितना किया वो कर लेना एक बार।